हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस एजुकेशन चैनल विद्यार्थी विद कंसेप्ट। तो आज का हमारा चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा क्लास सेवन्थ में चलते हैं। क्लास सेवन्थ में मोशन एंड टाइम नाम का चैप्टर आपने पढ़ा होगा। वहां पे आप पढ़े होंगे कि मोशन किसे कहते हैं। कब हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट बॉडी मोशन में है, तो वहां पे हम लोग समझे थे कि जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे, व्हेन एनी बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, तब हम कहते हैं कि वो मोशन में है। फिर उसके बाद सवाल आता है कि कैसे पता करें कि कौन सी बॉडी फास्ट है, कौन सी बॉडी स्लो है। तो उसके दो तरीके हैं। टू नो विच वन इज फास्टर और स्लोअर वी हैव टू वेज। क्या है? उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि दोनों, मान लो दो ऑब्जेक्ट है, दो बॉडी है, उन दोनों के बीच में मुझे जानना है कौन फास्ट है। तो दोनों को एक फिक्स टाइम दे दो, टाइम फिक्स दे दो। इन गिवन सर्टेन टाइम इंटरवल कैलकुलेट डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय टू बॉडी या टू ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका है कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस दे दो, फॉर अ गिवन फिक्स्ड डिस्टेंस, फॉर अ गिवन सर्टेन डिस्टेंस, कोई एक फिक्स डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस दे दो, मान लो 5 मीटर, और देखो कि वो 5 मीटर कौन पहले तय किया, कौन पहले कवर किया। जो कम से कम समय में वो 5 मीटर तय करेगा उसकी स्पीड ज्यादा है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय बोथ ऑब्जेक्ट the body which will take least time have more least time, the body which will take least time is faster. ओके और इसमें the body which will cover more distance is faster. ओके तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि कौन फास्टर है, कौन स्लोअर है। फिर इसके बाद सवाल आता है कि स्पीड क्या है। हम लोग स्पीड सीखे थे, तो हम लोग इसका डिफिनीशन क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल, एक हम एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लो कोई बॉडी है, वो 0.5 मीटर गया 0.5 सेकेंड में, कुछ दूरी ट्रैवल किया कुछ समय में। ओके अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये चल रहा मोशन में है तो कुछ स्पीड होगा। कितनी स्पीड है? तो स्पीड कहता है कि कितना भी दूरी चले, कितना भी समय में, 1 सेकेंड में कितना चला है। तो 1 सेकेंड में कितना चला है, तो इतना सेकेंड में इतना मीटर, तो 1 सेकेंड में इतना बाय इतना, है ना। तो 1 सेकेंड में इतना दूरी यानी कि 1 मीटर। समझ रहे हो? ये बॉडी 1 मीटर चला भी नहीं है, 1 सेकेंड चला भी नहीं है, पर जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से चलते रहे, चलता रहे, तो 1 सेकेंड में 1 मीटर चल जाएगा। और इस प्रकार द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकेंड इज अ स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गया इस बॉडी का? 1 मीटर पर सेकेंड। और यूनिट टाइम का मतलब सिर्फ सेकेंड मत समझिए, 1 आवर भी होता है, 1 मिनट भी होता है। तो 1 मिनट में कितना चला या 1 आवर में कितना चला, दैट इज द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट बॉडी। ओके तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब
1 सेकेंड, 1 आवर या 1 मिनट, कुछ भी। तो यहां तक हम लोग मोशन के बारे में समझे हैं। ये जो फोर्स एंड प्रेशर है इसी के बाद की कहानी है, ठीक है। तो अब हम अपने इस चैप्टर में आते हैं। तो इसी के बाद से शुरू करते हैं कि एक बॉडी में कुछ स्पीड है। एक बॉडी है, ठीक, एक गाड़ी है समझिए, इसमें कुछ स्पीड है, इसका कुछ स्पीड है, मान लो 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये हर सेकेंड 25 मीटर कवर करता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये बॉडी में स्पीड आया कैसे, ये स्पीड आया कैसे, ये चलने कैसे लगा, कौन चलाया, रीजन, कारण जानो कि इसकी स्पीड आई कैसे। स्टार्टिंग तो ये चल नहीं रहा होगा, इसे कोई धक्का दिया होगा, या इंजन से, इस गाड़ी में इंजन है, इंजन की मदद से चक्के को घुमाया गया होगा। तो दोनों केस में धक्का दें या इंजन की मदद से इसे आगे बढ़ाएं, दोनों केस में फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पे फोर्स लगा तो आगे चला। जैसे कि अगर ये फुटबॉल रखा हुआ है सरफेस पे तो ये चल तो नहीं रहा है, इसको चलाने के लिए हमें इसे पुश करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा अपने पैर से, तब ये चलेगा, ठीक है। तो फोर्स इज द रीजन ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव, ओके। फोर्स कैन मूव अ बॉडी, ठीक है, एक बॉडी को वो मूव करा सकता है। अब जब ये बॉडी मूव कर रहा है तो क्या ये मूव करता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। एक समय के बाद जब हम इसे किक मार के छोड़ देंगे तो एक समय के बाद, कुछ दूरी चलने के बाद ये स्लो हो जाएगी, रुक जाएगी फिर, है ना। तो सवाल यहाँ पे है कि ये बॉडी स्लो हुई क्यों, अब कौन इसे क्या कर रहा है। तो ये जो अर्थ है जिस पे ये रोल कर रहा था फुटबॉल, ये अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा था। अर्थ में जो उभर खाबर जो होते हैं, अर्थ मिट्टी जिस सरफेस, उसके वजह से ये बॉल इस सब से टकराते टकराते धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो ये जो उभर खाबर जो है रोड, जिसे हम रफनेस कहते हैं, ये रफ है रोड, है ना। अगर रफ नहीं होता, क्लीन होता, तो ये अनंत समय तक ऐसे ही चलता जाता, पर क्योंकि कुछ रफनेस है तो ये सब रफनेस की वजह से ये बार बार इस बॉल पे टकराता है, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन हो जाता है। तो ये जो रफनेस, जो छोटा छोटा कंकर पत्थर जो रखा हुआ है रोड पे, ये सब भी इस पे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से रुक जाता है। तो फोर्स कैन मूव अ बॉडी और इट कैन, तो यहाँ लिख सकते हैं फोर्स कैन स्टॉप अ बॉडी, मूविंग बॉडी, स्टॉप अ मूविंग बॉडी, चलती हुई बॉडी को वो रोक सकता है। फोर्स की मदद से बहुत चीज़ें हो सकती है। कोई आदमी चलता है उसमें भी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, कोई आदमी बोल रहा है उसमें भी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ उठाना हो, पिक करना हो, उसमें भी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ फेंकना हो उसमें भी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। फोर्स हर जगह है। जैसे क्रिकेट मैच को ही देखे, उसमें भी है। एक बॉलर आता है, बॉलर अपने दौड़ते हुए आता है, अपने हाथ से बॉल को फेंकता है, ठीक। तो उस दौरान वो क्या कर रहा होता है, जब फेंकता है, जैसे ही बॉल बॉलर के हाथ से छूटता है तो वो क्या होता है, उस दौरान बॉलर अपने हाथ से बॉल को पुश करता है, ठीक है। फिर जब बॉल कहीं सीधा किसी डायरेक्शन में जाती है तो बैट्समैन अपने बैट से उससे उस बॉल को रोक लेता है ना। तो बॉल एक बहुत ही स्पीड से आ रही है, क्यों, क्योंकि बॉलर उसे धक्का दिया था, फोर्स लगाया था, वो बॉल आ रही है। अब ये बैट्समैन अपने बैट से उस बॉल को रोक लेता है।
तो ये बैट्समैन भी अपने बैट से बॉल पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से बॉल आगे बढ़ी, फोर्स लगाने से बॉल रुक गई। अब ये बैट्समैन एक काम और कर सकता है कि इस बॉल को इस तरीके से हिट करेगा कि ये किसी डायरेक्शन में चला जाए। तो बॉल जो इस डायरेक्शन में आ रही थी अब वो इधर जाने लगेगी या इधर जाने लगेगी। तो यहाँ से तो हम सीखे ये पता तो चला ही कि फोर्स मूव करा सकता है, रोक सकता है। एक चीज और पता चला कि फोर्स से आप कोई आती हुई चीज, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसका डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं फोर्स के बारे में, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन भी बदल सकता है फोर्स। ठीक है, ये फोर्स इतना काम कर सकता है। फोर्स है क्या? तो जितना भी आप फोर्स का फिनोमिना देखें, अभी हम जो बताएं और आप जो जानते हो बहुत सारे, जैसे दरवाजे को खोलना, तैरना, किसी चीज को उठाना, फेंकना, हर चीज में, दरवाजे को खोलना, लगाना, हर चीज में दो चीज कॉमन है, या तो पुश या तो पुल। कहीं पे भी देखिए, या तो पुश करेगा या तो पुल करेगा। तो फोर्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल हो रहा है तो समझो कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। अब और फोर्स को हम अच्छे से समझते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में और जानकारी निकालते हैं। तो एक इमेजिन करिए, एक बहुत भारी टेबल रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक। अब एक आदमी है, वो फोर्स लगाता है इस पे और इसको आगे बढ़ाता है। तो हम लोग जानते हैं जब किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं, तो उसमें स्पीड आती है ना, उसका स्पीड बढ़ता है। तो इसमें कुछ स्पीड आ गई, चलने लगा कुछ स्पीड से। अब एक दूसरा आदमी आया इसी तरफ और वो अपने दोस्त को हेल्प करने लगा, वो भी इसी तरफ फोर्स लगाने लगा। तो अब क्या होगा? जिस तरीके से पहले चल रहा था क्या उसी तरीके से अब चलता रहेगा? नहीं, अब थोड़ा ज्यादा तेजी से चलने लगेगा, है ना, उसका मोशन बढ़ जाएगा। तो यहां से हम क्या समझे, इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से हम लोग क्या समझे कि जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जब दो तीन फोर्स हो और सबको सेम डायरेक्शन में लगाएं, जैसे ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहा है, तो जो नेट फोर्स है बॉडी पे जिस पे हम लगा रहे हैं, वो नेट फोर्स बढ़ जाता है, तभी तो ज्यादा स्पीड से चलने लगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट increases when we apply some forces, एक फोर्स दो फोर्स, इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो नेट फोर्स विल इंक्रीज। वो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टू कैलकुलेट नेट फोर्स इन दिस सिचुएशन, क्या करेंगे, कैसे नेट फोर्स निकालेंगे? वी विल सिंपली ऐड देम। जितने भी फोर्स लग रहे थे उन सबको सिंपली हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल
कि 2 न्यूटन लगा रहा था, ऐसे लिखते हैं फोर्स बाय ए, ये ए है ये बी है, तो ए के द्वारा फोर्स लग रहा था 2 न्यूटन, किस डायरेक्शन में लगा रहा था, इस डायरेक्शन में, कौन सा, लेफ्ट। और फोर्स बाय बी वो मान लो लगा रहा था 4 न्यूटन, वो भी लेफ्ट लगा रहा था, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 6 न्यूटन लेफ्ट। ठीक है, ये जो हम फोर्स में वैल्यू तो बता ही रहे हैं बट साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें डायरेक्शन बताना जरूरी है। अब जैसे ये ए दोस्त है, ये फोर्स लगा रहा था, चल रहा था, अब ये बी को कहेगा हेल्प करने के लिए कि मुझे हेल्प करो, तो क्या बी इधर, बी आएगा इधर से फोर्स लगाने लगेगा, नहीं, है ना। इसे मालूम है कि मुझे ए को हेल्प करना है, मतलब उसे जो काम कर रहा है उस काम में उसको हेल्प करना है, तो वो इधर ले जा रहा है बॉक्स को, तो ये भी कुछ ऐसा काम करे कि बॉक्स इधर ही जाए, है ना। तो ये फोर्स लगाएगा पर किधर भी नहीं, कहीं भी नहीं, उसी डायरेक्शन में लाएगा जिस डायरेक्शन में ए लगा रहा था। अब जैसे ए फोर्स लगा रहा था, ये चलने लगा, अब ए चाहता है रोकना, अब कहेगा हेल्प करो, तब ये बी इस तरफ आके फोर्स लगाएगा ताकि ये बॉक्स रुके, धीरे हो जाए। तो फोर्स लगाना है, कितना लगाना है ये तो जरूरी है ही, कि कितना लगा रहे हो, ये भी जरूरी है कि किस तरफ से लगा रहे हो। तो किस तरफ से फोर्स लगाना है ये डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है, जैसा काम उस तरह से उसको करना है। अगर आपको इस बॉक्स को और तेजी से चलाना है तो इस तरफ से फोर्स लगाएंगे जिस तरफ से ए लगा रहा था, अगर इसको रोकना है तो इधर से फोर्स लगाएंगे ए के ओपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो फोर्स में डायरेक्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम दो चीज सीखे कि नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे इंक्रीज होता है कब, जब हम सेम डायरेक्शन पे फोर्स लगाते हैं, और उस नेट फोर्स को कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसी का उल्टा सिचुएशन लेते हैं। ए है, इधर लगा रहा था फोर्स, अब ये आगे बढ़ने लगा, ये कुछ स्पीड आ गया, अब ये बी आता है और इस तरफ से फोर्स लगाने लग जाता है, तो इस बॉक्स का ओवरऑल जो मोशन है वो कमेगा कि बढ़ेगा, कमेगा ना। तो इसी के जस्ट अपोजिट लाइन यहाँ पे लिख देंगे कि नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजेस व्हेन वी अप्लाई फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जब हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो नेट फोर्स डिक्रीज करता है। और टू कैलकुलेट नेट फोर्स इन दिस सिचुएशन वी विल व्हाट, सब्ट्रैक्ट देम, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ए इधर फोर्स लगा रहा है मान लो 5 न्यूटन और बी इधर फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन, तो इस बॉक्स पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो 5 माइनस 2 3 न्यूटन, और किधर लग रहा है, तो लेफ्ट लग रहा है, 5 न्यूटन लेफ्ट लग रहा था, 2 न्यूटन राइट लग रहा था। तो इस 5 न्यूटन में से जो 2 न्यूटन है, इस 2 न्यूटन को, तो ये 2 न्यूटन की वजह से जो इधर फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन जो इधर फोर्स लगा रहा है उसका कुछ असर होगा ना इस बॉक्स पे, उस असर को ये 2 न्यूटन खत्म कर दिया। अब ये इसका बचा 3 न्यूटन, उसको खत्म करने वाला कोई है नहीं, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जांपल कि इस तरफ फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन, फिर एक और इधर आया फोर्स लगाया 6 न्यूटन, फिर इधर फोर्स लगाया। देखिए फोर्स के बारे में बता दें, जैसे कि हम लोग मास किसी का पूछते हैं तो बोलते हैं 5 kg 6 kg, है ना, वैसे ही ये भी है फोर्स, 4 न्यूटन 6 न्यूटन। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में। इधर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन,
तो नेट फोर्स कितना हो गया, तो 10 न्यूटन इधर लगा, 2 न्यूटन इधर लगा, तो 8 न्यूटन इधर लगेगा, क्योंकि इधर वाले का क्वांटिटी ज़्यादा था, है ना। तो इस तरीके से किसी बॉडी पे नेट फोर्स निकालते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए इधर ही 10 न्यूटन लगे तो इधर टोटल 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, तो ये बॉडी मूव करता कि नहीं करता, तो नहीं करता। नेट फोर्स यहाँ पे 0 है, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा। किसी बॉडी पे अगर फोर्स, नेट फोर्स कुछ है, तो समझो वो बॉडी मूव करेगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अभी सीखा कि नेट फोर्स, इफ नेट फोर्स on any body is 0, then it will not मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट में रहेगा। तो इस तरीके से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स कितना है कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो अभी हमने देखा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो सिंपली उसे सम कर देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो घटा देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स को समझते हैं कि फोर्स की वजह से क्या क्या ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट आता है वो समझते हैं, जो थोड़ा बहुत पीछे हम लोग देखे भी थे। तो पहला तो हम लोग देखे कि फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। फोर्स कैन मूव अ बॉडी, बट एक बात और, कभी कभी नहीं कर पाता है। कभी कभी फोर्स लगाते भी रहो और बॉडी हल्का भी नहीं हिलेगा। जैसे आप दीवार पे फोर्स लगाओ तो दीवार नहीं हिलेगी, वो नहीं मूव करेगा, क्योंकि वो जो जिस जगह से जुड़ा हुआ है वो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए। फोर्स से बॉडी मूव करेगी, बट किसी को ज़्यादा फोर्स चाहिए, किसी को कम फोर्स चाहिए। तो उतना आपके पास फोर्स है ही नहीं, तो आप कैसे मूव करा दोगे दीवार को। दूसरा, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक और तीसरा, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, है ना, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। एक और जो आपको अभी तक नहीं बताया, फोर्स से आप किसी का शेप साइज चेंज कर सकते हो। जैसे आपके हाथ में जो पेन है उस पर फोर्स लगाओगे तो वो टेढ़ा हो सकता है। आपके पास जो किताब है उस पर फोर्स लगाओगे तो वो अपना शेप साइज चेंज कर सकता है ना। रबर पे फोर्स लगाओगे तो वो अपना शेप साइज चेंज कर सकता है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। तो ये कुछ फोर्स के इफेक्ट हैं। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो दो तरह के फोर्स होते हैं। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में वैसे फोर्स जिसमें हम दूसरे दो बॉडी के साथ इंटरेक्शन हो, वैसे फोर्स जिसमें दो बॉडी के साथ इंटरेक्शन हो, दो बॉडी आपस में जुड़े। जैसे हम एक पेन उठाएं तो अपने हाथ से, अपने फिंगर से उस पेन पे फोर्स लगाएं, तो मेरा फिंगर और पेन दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ, दोनों कांटेक्ट में आया, तो इस तरह के फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और ये जो मेरा फिंगर फोर्स लगाया वो कौन सा फोर्स हुआ, वो कांटेक्ट फोर्स हुआ। वो कांटेक्ट फोर्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो पहला तो है मस्कुलर फोर्स।
जब अपने बॉडी पार्ट्स मसल्स को यूज करके किसी पे फोर्स लगाते हैं, किसी को पुश या पुल करते हैं, तो उस तरह के फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे अभी हम जस्ट एग्जांपल दिए कि लिफ्टिंग अ पेन, पेन को उठाना, अपने फिंगर से पेन उठाएं, तो फिंगर क्या है, एक मसल है वो, है ना, अपने मेरे बॉडी पार्ट्स है, उससे हम यूज उस फिंगर को यूज करके हम पेन को उठाएं। किसी गाड़ी पे पुश करना, पुल करना, दरवाजे को खींचना, है ना, ओपनिंग डोर, पुशिंग द डोर, पुशिंग एंड पुलिंग द डोर, ये सब मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल हैं। अगला कॉन्टैक्ट फोर्स है फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन भी कहते हैं। आप आपसे एक सवाल किए थे स्टार्टिंग में कि किसी बॉल पे आप किक करो तो वो कुछ समय बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि सरफेस ऊबड़ खाबड़ होता है, जिसकी वजह से वो लगातार ये जो कंकर पत्थर जो यहाँ पे है रखे हुए रोड, वो इस बॉल से टकराते रहते हैं, इधर इस पे फोर्स लगाते रहते हैं, पुश करते रहते हैं इस सबको, बॉल को, चलती हुई बॉल आके टकराई तो थोड़ा स्लो हो गई, है ना, तो इस तरीके से स्लो हुआ। ये जो कंकर पत्थर, ये जो रफनेस है रोड का, ये रफनेस जो इस पे पुश लगा रहा है फोर्स, पुशिंग फोर्स, इसी फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि ये बॉल और ये रोड, ये फ्रिक्शन, रफनेस दोनों कॉन्टैक्ट में आया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला है मैग्नेटिक फोर्स। तो आप जानते ही हो, ये नॉर्थ है, आप ये मैग्नेट के साथ खूब खेले भी होगे। ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, और एक दूसरा बार मैग्नेट लिए हैं, उसका इधर नॉर्थ है उधर साउथ है। तो अगर ओपोजिट पोल होता है, ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, तो अगर दोनों का ओपोजिट पोल नज़दीक आए, उन दोनों के ओपोजिट पोल को नज़दीक लाएंगे तो ये खींचेगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। पर अगर हम सेम पोल, लाइक पोल को, इधर नॉर्थ इधर नॉर्थ, लाइक पोल को नज़दीक लाएं तो वो दोनों एक दूसरे को, मैग्नेट क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा। आपको फील होगा कि ये मैग्नेट आने नहीं दे रहा है नज़दीक, इस केस में दूर भाग रहा है। और ये जब नज़दीक लाओगे तो आपको फील होगा कि ये दूर नहीं जाना चाह रहा है, नज़दीक जाना चाह रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं आया, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, पर फिर भी फोर्स लगा रहा है। कुछ इमेजिनरी चीज़ें हैं इसके आसपास जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्यों फोर्स लगाता है, क्यों वहाँ अट्रैक्शन यहाँ और क्या यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है इमेजिनरी जो आपको दिखता नहीं है, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाने का काम करता है। फिर अगला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। अर्थ है, यहाँ कुछ वस्तु गिराओगे, कोई भी ऑब्जेक्ट गिराओगे वो नीचे गिरेगा, है ना, ये छोड़ोगे तो यहीं नहीं रहेगा, नीचे आ रहा है। अब जैसा कि हम पहले बताए थे कि कोई बॉडी पे अगर नेट फोर्स 0 है तो वो रुका रहेगा, है ना, बताए थे। और इसका वाइस वर्सा, अगर वो बॉडी रुका हुआ है तो उस पर नेट फोर्स 0 है। इस पेन को हम छोड़ें तो ये रुका हुआ नहीं है, चलने लगता है नीचे, तो इसका मतलब इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ फोर्स है। और वो कौन सा फोर्स है? तो अर्थ वाला फोर्स है, ग्रेविटी वाला फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस केस में भी देखिए ये पेन या जो भी ऑब्जेक्ट हो, वो और अर्थ दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, पर फिर भी ये खींच रहा है पेन को, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। फिर एक और फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें क्या है कि जैसे आप
एक कंघी लीजिए और उसे अपने बालों पे रब करिए और फिर उसे छोटे छोटे पेपर पीसेस के नज़दीक लाइए। तो देखेंगे आप कि उस पीसेस को, पेपर को, वो कंघी अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है सबको। तो जब हम उस कंघी को अपने बाल के साथ रब करते हैं तो वो कंघी में कुछ चार्ज आ जाता है, कुछ प्रॉपर्टीज आ जाता है, जिसके वजह से वो अलग अलग ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगता है। इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसे आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे, बस अभी जान लो कि कौन क्या फोर्स है, कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और आगे हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, प्रेशर के बारे में समझेंगे, वहाँ पे